Hello and welcome to Foreign Exchange Management Act 1999, Session 5, Holding and Repatriation of Foreign Exchange. मैं हूं CA अतुल कुमार चतुर्वेदी, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हम सब मिलकर के पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फॉर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने जो पहले के 4 सेशंस थे उसके अंदर में हमने फेमा का ओवरव्यू लिया है, कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को समझा है, रेजिडेंस के कंसेप्ट को समझा है, और डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जो आरबीआई के प्रोहिबिशंस हैं उनको समझा है। ये 5वें सेशंस में हम कवर करने वाले हैं होल्डिंग एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित आरबीआई के जो फेमा की प्रोविजंस हैं उनको हम समझने वाले हैं। सेक्शन आगे से देखते हैं। सेक्शन 4, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एटसेट्रा, ये सेक्शन का हेडिंग है और बहुत छोटा सा सेक्शन है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज लिखी गई है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, कैविएट इतना सा लिखा हुआ है कि अगर एक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप क्या नहीं कर सकते, आगे लिखा हुआ है। नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल एक्वायर, होल्ड, ओन, पॉजेस और ट्रांसफर AHOPT। पिछले से ये एक सिंपल में हम निमोनिक्स में इसको समझ सकते हैं, AHOPT, एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ESP, एक्सचेंज सिक्योरिटी प्रॉपर्टी, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर भारत के बाहर है प्रॉपर्टी। फॉरेन सिक्योरिटी तो मतलब ही बाहर की सिक्योरिटी है, वैसे तो इसका मतलब होता है सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन एक्सचेंज, एंड फॉरेन एक्सचेंजेस मीन्स फॉरेन करेंसी, जो हमने डेफिनेशंस में देखा है, और उसके अंदर में फॉरेन एक्सचेंज में डिनोमिनेटेड कई जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी कवर्ड होते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया ना एक्वायर करेगा, ना होल्ड करेगा, ना ओन करेगा, ना पॉजेस करेगा, ना ट्रांसफ़र करेगा। मतलब कितने वाइड तरीके से उसको कवर किया गया है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब मैंने एक्वायर तो किया ही नहीं, मैंने तो इसको कोई मेरे पास दे के चला गया था, मुझे पता नहीं है कौन दे गया था, या मैंने, मेरी ओनरशिप नहीं है, मेरे से जवाबदेही ना पूछी जाए, ऐसा नहीं है। एक्वायर, होल्ड, ओन, पॉजेस और ट्रांसफ़र, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया की, तो आप फेमा का वायलेशन कर रहे हैं, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। जो एक्ट में परमिटेड है वही आप कर सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के संबंधित जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी क्या प्रोविजंस हैं, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स में आपको समझ में आएंगी। जब हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे, उससे संबंधित एक्ट की प्रोविजंस पढ़ेंगे, रेगुलेशंस पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा। तो सिंपल में तो इतना सा ही ये सेक्शन है। प्रोहिबिशन है रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या फॉरेन की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए। तो ये हमने इसको देख लिया। प्रोहिबिशन अप्लाइज टू रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स नॉन रेजिडेंट, जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। दे कैन सर्टेनली एक्वायर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदरवाइज वो रहेंगे क्या, अब उनके ऊपर हम ये रेगुलेशन कैसे लागू कर देंगे। सब्जेक्ट मैटर इसका क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। प्रॉपर्टी कौन सी, जो कि आउटसाइड इंडिया है। प्रोहिबिशन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एक्वायरिंग बट ऑल्सो टू होल्डिंग, ओनिंग, पोजेसिंग, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। प्रोहिबिशन ऑल्सो अप्लाइज टू ट्रांसफरिंग, एंड ट्रांसफ़र की डेफिनेशन बहुत वाइड होती है, इसको ध्यान रखिएगा। सेल, परचेज, एक्सचेंज, मॉर्टगेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पर्सन और लियन। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में कभी कभी जब आप किसी एसेट की सिक्योरिटी दे रहे होते हैं तो वो एक तरह से आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये चीज़ कई बार मिस हो जाती है। थ्रू सेपरेट नोटिफिकेशंस परमिशंस आर ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड कंप्लायंस रूल। ये अगर आप एक्ट में देखेंगे, रेगुलेशंस में देखेंगे, रूल्स में देखेंगे तो आपको इसके एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, पर पहले फंडामेंटल रूल जो है वो समझ लीजिए। और अगर आपको कहीं पर ये एक्सेप्शंस नहीं मिलता है तो क्लियरली समझिए कि इट इज़ प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। रिलेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 8। हम सेक्शन 5 के बाद सीधे सेक्शन 8 में आए हैं। 5, 6, 7 जो है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक्सपोर्ट्स को डील करता है, उसको हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सीधे सेक्शन 8 में आ गए हैं और उसके बाद हम सेक्शन 9 में जाएंगे।
सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। देखिए सेक्शन की भी शुरुआत वही हो गई, एक्सेप्ट एज परमिटेड। Where any amount of foreign exchange is due or has accrued to any person resident in India, रेजिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ही लागू हो रहा है ये रेगुलेशन भी। Where any amount of foreign exchange is due or has accrued to any person resident in India, फॉरेन एक्सचेंज उसको ड्यू है या उसको एक्रू हो चुकी है, अभी ड्यू नहीं भी हुई है। सच पर्सन शैल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू रियलाइज, रियलाइज का मतलब क्या है, जब वो ड्यू हो जाएगी तो आप उसको रियलाइज कर लेंगे। एंड रीपैट्रिएट, रीपैट्रिएट का मतलब क्या हुआ, इंडिया लेकर के आएंगे, रिपैट्रिएट सच फॉरेन एक्सचेंज विद इन सच पीरियड एंड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो टाइमलाइन का इश्यू होता है और एक फिर किस तरह से आप लेके आएंगे। आपको पता ही, हमने जैसे पहले बात करी थी कि कोई भी पैसा बाहर से लाने की प्रोसेस है, बैंकिंग चैनल के थ्रू लाना है, ऑथराइज पर्सन के थ्रू लाना है, तो जो भी रिजर्व बैंक स्पेसिफाई करेगा उसी तरीके से लाना है और उसी पीरियड में लाना है। तो कई बार जब हम लोग ऑडिट कर रहे होते हैं तो एक्सपोर्ट्स के रिसीवेबल्स रिलेशन टाइम से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या इंपोर्ट की पेमेंट्स टाइम से हो रही कि नहीं हो रही, इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं फेमा में। इवन इंपोर्ट की पेमेंट्स की भी टाइमलाइन की प्रोविजंस हैं। क्विकली देख लेते हैं इसमें, जो हमने पहले ऑलरेडी एक बार समझ लिया इसको। रिक्वायरमेंट अप्लाइज टू रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये नॉन रेजिडेंट के ऊपर नहीं है। सब्जेक्ट मैटर इसमें फॉरेन एक्सचेंज है। पिछले सेक्शन में हमने बात करी थी तो फॉरेन सिक्योरिटी और रिमूवल प्रॉपर्टी की बात हुई थी, यहाँ सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की रियलाइज करने की और रिपेटेड करने की बात हो रही है। और शब्दावली है रीजनेबल स्टेप्स, नॉट ऑल स्टेप्स, ऑल पॉसिबल स्टेप्स, रीजनेबल स्टेप्स। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है कि पैसे रियलाइज करना पॉसिबल, रीजनेबल नहीं होगा या उसमें दैट विल इन्वॉल्व ए टू मच ऑफ एक्सपेंडिचर, तो उसके लिए फिर एक अलग तरीके से आपको लॉ में जाके देखना पड़ता है कि व्हाट कैन बी डन इन सच सिचुएशंस। पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट्स के केस में ऐसी स्थिति हो जाती है जब आपको बिल्स रिड्यूस करने पड़ते हैं या राइट डाउन करना पड़ता है या डिस्काउंट करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें हैं। This section is placed immediately after Section 7, Export of Goods and Services in FEMA. However, this section is not restricted to exports. कभी कभी कोई सोचता है कि रिलाइजेशन और रिपेट्रेशन में सिर्फ एक्सचेंज एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। जो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 है, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये उसके ऑलमोस्ट फैग एंड के लास्ट दो सेक्शंस का है। ये इससे पहले जितने भी सेक्शंस कवर हो रहे हैं 3 से लेकर के 7 तक, सब के ये बाद आ रहा है। The time limits and manner of realization are provided for in respective RBI instructions. RBI के जो instructions जारी किए गए हैं उसके अंदर में टाइम लिमिट्स डाले गए हैं, मैनर ऑफ रिलेशन डाला गया है। यदि आप एक्सपोर्ट के मास्टर डायरेक्शंस देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से यदि आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के पैसे रियलाइज करने की बात कर रहे हैं तो OI रूल्स, OI रेगुलेशंस, OI का मास्टर डायरेक्शंस में आपको मिलेगा। या आपने कोई बैंक अकाउंट खोला, कहीं बाहर खोल रखा है, तो उससे संबंधित भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे आरबीआई के कि आपको कब वो अकाउंट बंद करके पैसा वापस लेके आना है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के लिए ऑफिस खोला है, तो इस तरह के बहुत से केस हो सकते हैं। बॉटम लाइन आरबीआई का ये है कि ओपन एंडेड तरीके से विदेशों में फॉरेन एक्सचेंज आपको नहीं रखनी है, इंडिया में वापस लेके आनी है। एक एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा और छोटा सा एग्जाम्पल। इफ़ एन इंडियन रेजिडेंट रिसीव्स बैंक बैलेंस ऑफ GBP 10,000 फ्रॉम हिज अंकल इन लंडन, द इंडियन रेजिडेंट कैनॉट सिंपली होल्ड ऑन टू द फॉरेन फंड्स इन व्यू ऑफ सेक्शन 4। ही इज सपोज टू ब्रिंग बैक द फंड्स एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 8। सेक्शन 4 क्या कह रहा था? एक्वायर, पोजेस, ओन, होल्ड, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और रिमूवल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, यही लिखा था ना, एक्सेप्ट एज पर इंडिया। तो आपको प्रोहिबिशन है, आपको पैसे तो दे दिया, आपके अंकल ने $10,000 का बैंक बैलेंस दे दिया कि ये अकाउंट कल से आपका हुआ, लेकिन आप उसको सिंपली वहाँ होल्ड नहीं कर सकते हैं, आपको इंडिया लेके आना पड़ेगा। जब हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस के रेगुलेशंस वगैरह पढ़ेंगे तो हमें पता लगा कि इनहेरिटेंस के केस में एक जो डिस्पेंसेशन मिलता है वो बहुत तरह के डिस्पेंसेशन हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको हम एज एन एग्जाम्पल और एज ए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी समझ लेते हैं और अभी इसको हम कंक्लूड नहीं करेंगे। एक नज़र डालते हैं एग्जेम्पशंस के ऊपर। एग्जेम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन, सेक्शन 9। The provisions of sections 4 and 8, that means regarding
holding of foreign exchange, etc., and repatriation of foreign exchange, etc., shall not apply to the following, namely, possession of foreign currency or foreign coins by any person up to such limit as the Reserve Bank may specify. Foreign currency और foreign coins आप होल्ड कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट होगी और उस लिमिट तक आप कर सकते हैं। उसके लिए आरबीआई की एक लिमिट नोटिफाई होगी, उसके बारे में हम अगले स्लाइड्स में बात करेंगे। फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड और ऑपरेटेड बाय सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स, एक्चुअली हम रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं और उसमें से सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स की बात कर रहे हैं, एंड द लिमिट अप टू विच द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई। फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड और रिसीव्ड before the 8th of July 1947 or any income arising or accruing thereon which is held outside of India by any person in pursuance of a general or special permission granted by the Reserve Bank। तो 8 जुलाई 1947 से पहले कोई एक्सचेंज एक्वायर हुई थी, उस पर कोई इनकम अर्न हुई और उसको आप जनरल या स्पेशल परमिशन के तहत बाहर ही होल्ड कर रहे हैं, तो फिर आप उसको रिपेट्रेट करके लाने की ज़रूरत नहीं है और होल्ड की जो प्रोहिबिशन थी वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अप टू सच लिमिट एज द रिजर्व बैंक मे स्पेसिफाई इफ सच फॉरेन एक्सचेंज वाज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस फ्रॉम ए पर्सन रेफर टू इन क्लॉज सी इंक्लूडिंग एनी इनकम अराइजिंग देयरऑन। यानी कि जो लोग क्लॉज सी में एग्जेम्प्टेड जो प्रॉपर्टी थी वो जब गिफ्ट या इनहेरिट हो जाती है तो उसके ऊपर भी वही एग्जाम्पशन लागू हो जाता है, लेकिन यहाँ एक देखने वाली बात है कि यहाँ पे लिमिट तक अप्लाई होती है। हालांकि आइटम सी और आइटम डी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो शायद बहुत कम होगा, स्पेशली आइटम डी तो फिर भी होने के चांसेस हैं, सी तो अब बहुत कम होगा। ई पे आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ट्रेड, वोकेशन, honorarium, gifts, inheritance और any other legitimate means up to such limit as Reserve Bank may specify। तो यदि आप एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ट्रेड, वोकेशन, ऑनरेरियम, गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस और लेजिटिमेट मीन्स से कुछ एक्वायर करते हैं तो उसके लिए आरबीआई आपको लिमिट दे करके अलाउ कर सकती है कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं या आपको रिपेट्रेट करके नहीं भी लाना पड़ सकता है। फाइनली एंड सच द रिसीट्स इन फॉरेन एक्सचेंज दैट द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब लास्ट का जो आइटम है ए बी सी डी ई, तो ये तो स्टैच्यूटरी है क्योंकि सेक्शन 9 के अंदर में दिया गया, ये पार्लियामेंट से पास्ड एग्जाम्पशंस हैं। लेकिन जब एक आइटम एफ आता है, सच द रिसीट्स एज द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई, तो इसके अंदर में एक डोर खुल जाता है कि रिजर्व बैंक और भी केसेस अगर ऐसा दिखते हैं और चाहते हैं कि हम इसको अब यहाँ पर भी एग्जाम्पशन देने की ज़रूरत है तो एग्जाम्पशन दिया जा सकता है। ये है फेमा पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी रेगुलेशंस 2015। इसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, 3 ब्लॉक्स में समझते हैं, ऑथराइज पर्सन, कॉइन्स एंड देन फाइनली कॉइन्स, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड ट्रैवलर्स चेक्स। ऑथराइज पर्सन को तो कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी फॉरेन करेंसी वो होल्ड कर सकते हैं अगर वो उनके स्कोप में आती है, क्योंकि जब उनको ऑथराइज लाइसेंस मिलता है तो उसमें उनको दिया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कोप ऑफ अथॉरिटी में जो भी आता है वो कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो केस टू केस हो गया। कॉइन्स के केस में कोई लिमिट नहीं है, तो यदि आप कोई कॉइन कलेक्टर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप पूरे दुनिया की अगर कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं तो फेमा का ये जो रेगुलेशन है, लेफ्ट साइड में अगर आप टेबल में देखेंगे टेक्स्ट पार्ट में, तो पोजीशन विदाउट लिमिट ऑफ फॉरेन कॉइन्स बाय एनी पर्सन, रिजर्व बैंक ने ये ही लिमिट स्पेसिफाई करी है कि लिमिट नहीं स्पेसिफाई करी है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। करेंसी नोट, बैंक नोट्स, ट्रैवलर्स चेक्स, इसके लिए कंडीशन है कि आप $2000 होल्ड कर सकते हैं, कैश, बैंक नोट्स, ट्रैवलर्स चेक्स, और कंडीशंस अप्लाई हैं। जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर दिया गया है। कंडीशंस क्या है देखिए, लिखा हुआ है ए बी सी डी, 4 कंडीशंस हैं। If it was acquired by him while on a visit to any place outside India by way of payment for services not arising from any business in or anything done in India। आप भारत में व्यवसाय करते हैं तो उसकी कोई सर्विसेज की पेमेंट आप बाहर जाके ले लेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप गए और वहाँ आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी और आपको वहाँ पर कुछ पैसे दे दिए गए तो वो पैसा आपने लेजिटिमेटली एक्वायर किया है। Was acquired by him from any person not resident in India
and who is on a visit to India as honorarium or gift or for services rendered or in settlement of any lawful obligation. यदि कोई व्यक्ति इंडिया आया हुआ है और वो आपको एज ए गिफ्ट या ऑनरेरियम कुछ पैसा दे रहा है फॉरेन करेंसी में, या आपने कोई सर्विसेज रेंडर करी और उसने आपको पे कर दी, और इन सेटलमेंट ऑफ एनी लॉफुल ऑब्लिगेशन, तो फिर ये भी आपको परमिटेड है। ये अगर आप देखेंगे तो ये एक पॉइंट आता है कभी कभी, तो फिर होटल वाला पेमेंट क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि ये पर्सनल नेचर की केसेस को एड्रेस कर रहा है मेनली, और इसलिए ये जो कन्फ्लिक्ट अपैरेंट लगता है उसको आप इस तरह से ही प्रैक्टिकली रिजॉल्व करेंगे कि ऐसा नहीं है कि इन सेटलमेंट ऑफ एनी लॉफुल ऑब्लिगेशन तो कोई भी पैसा लेता जाएगा और फिर जमा करता जाएगा, ऐसा नहीं है। पर ये इट्स मोर ऑफ ए पर्सनल टाइप ऑफ एग्जेम्पशन। was acquired by him by way of honorarium or gift while on a visit to any place outside India। आप बाहर गए, वहाँ आपने कोई लेक्चर दिया और किसी ने आपको कुछ ऑनरेरियम दे दिया तो, या गिफ्ट ही दे दी, तो ऑनरेरियम एंड गिफ्ट आर सीन इन द सेम लाइट, तो वो भी आपकी फॉरेन एक्सचेंज आपके पास हो सकती है। ये भी 2000 की लिमिट में ही आती है। एंड फाइनली रिप्रेजेंट्स अनस्पेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड बाय हिम फ्रॉम एन ऑथराइज पर्सन फॉर ट्रैवल अब्रोड। ये मोस्ट कॉमन पॉइंट होता है जब आप विदेश कहीं जाते हैं और तो आप एक फॉरेन एक्सचेंज लेके कुछ जाते हैं, हो सकता है पूरे पैसे खर्च ना हो, और होने भी नहीं चाहिए। कोई भी इंडियन आउट ऑफ कैश नहीं हो सकता है फ्लाइट में वापस चढ़ते इस वक्त। तो अगर उसको पास कुछ $100, $200, $300, $500 बच जाते हैं तो वो ला के अपने पास रख सकता है, अगली बार जब वो ट्रैवल पे जाएगा तो उसको लेके जा सकता है। फिर परमानेंट पर्सन नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक क्लास ऑफ पर्सन्स वो होते हैं इंडिया में जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं और किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए आते हैं, तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो हो जाते हैं, लेकिन यदि वो एम्प्लॉयमेंट है फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ कितने ड्यूरेशन के लिए है, या उसकी कोई स्पेसिफिक जॉब असाइनमेंट है जो कि 3 साल तक की होती है, तो ऐसी स्थिति में उसको पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया कहा जाता है। पहले हमने इसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी रेगुलेशंस के कंटेक्स्ट में। डेफिनेशन सेम है, कवरेज भी सेम है। उनके लिए ये स्पेसिफिक एक्सक्लूशन है कि नो लिमिट इफ एक्वायर्ड व्हेन नॉन रेजिडेंट, दैट मीन्स जब वो बाहर रहते थे, रेजिडेंट थे, तब उनके पास थी, तो वो उसको अपने साथ लेकर के अगर इंडिया आए हैं तो उनके ऊपर 2000 की भी लिमिट लागू नहीं होती है, लेकिन दे शुड हैव ब्रॉट इट इन एज पर रूल्स। आपको कानून का फॉलो करते हुए लाना पड़ेगा, जो डिक्लेरेशन देने हैं वो देने पड़ेंगे, तब आप रिटेन कर सकते हैं। समय है आज की टिप का। टुडेज टिप, यूज ऑफ निमोनिक्स कैन हेल्प मेमोराइज लॉन्ग टेक्स्ट। जब हम लोग कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कई बार टेक्स्ट को रिमेंबर करना आसान हो जाता है यदि हम उसको उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट कर दें जिसको याद रखना थोड़ा आसान है। इसको निमोनिक कहा जाता है। कई तरह के निमोनिक्स होते हैं, एक्रोनिम्स होते हैं, राइम्स एंड सॉन्ग्स होते हैं, विजुअल निमोनिक्स होते हैं। ये जैसे हम लोग जनवरी फरवरी नंबर ऑफ डेज के लिए नकल्स पे रख के काउंट करते हैं, विजुअल निमोनिक्स हो गए, फ्रेज निमोनिक्स हो गए। तो आज हम जैसे सेक्शन 4 था हमारा, जिसमें प्रोहिबिशन टू एक्वायर, पॉजेस, होल्ड था, उसके लिए हम एक वर्ड जैसे फॉर एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं APOSTROPHE, ये उन वर्ड्स से बने हैं जो कि सेक्शन 4 के की वर्ड्स हैं। एक्वायर, पॉजेस, होल्ड, ओन, ट्रांसफ़र, ये 5 शब्द जिनका प्रोहिबिशन है। एक्सचेंज, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी, जिनके बारे में प्रोहिबिशन है। फिर ये अप्लीकेबल रेजिडेंट पे है, और प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है। यदि हम सबको जोड़ दें तो APHOTESPRO को जोड़ें तो एक वर्ड बनता है एपोस्ट्रोफी। और ये वर्ड यदि आप एक वर्ड बना लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा सेक्शन समझ में आ जाता है। आई होप कि ये टेक्निक आपको अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी, और आप इसका उपयोग अपने अपने तरीके से और केसेस में भी कर पाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि फेमा की जो सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं साथ में मिल करके, उससे आपको फेमा के कंसेप्ट समझने में मदद मिल रही होगी, और आपको
अपने कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो रहे होंगे। आप अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स, अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द उन पर रिवर्ट करें। आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस प्रेजेंटेशन को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।